हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और ये क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने एसिड एंड बेस स्टडी की थी और इस वीडियो में हम साल्ट, पीएच वैल्यू एंड इंडिकेटर्स की स्टडी करेंगे। और चलिए इनको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक लिया हमने साल्ट। साल्ट को हिंदी में कहते हैं हम लवण। क्या कहते हैं? लवण। अब लवण कैसे बनता है? देखिए, हमने एसिड एंड बेस की स्टडी की थी। तो एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल और बेस को हिंदी में कहते हैं क्षार। अम्ल और क्षार से जो ठोस पदार्थ बनता है उसे ही हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाला जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो एक ठोस पदार्थ होता है, उसे हम लवण कहते हैं। देखिए कैसे। हमने क्या कहा आपको? अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ठोस पदार्थ बनता है, जो ठोस पदार्थ बनता है, जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है, और प्लस में वाटर भी निकलता है भाई। देखिए, अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ठोस पदार्थ बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। देखते हैं कैसे। हमने कोई अम्ल लिए, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे कोई क्षार लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज इक्वल टू, देखिए इनकी क्रिया से क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस, और H और OH का कॉम्बिनेशन होगा तो वाटर बन जाएगा। ठीक है। देखिए बच्चों, जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक अम्ल लिया हमने HCl और एक क्षार लिया, इनके आपस में रिएक्शन करा दी। रिएक्शन कराने पर क्या बना? H और OH के कॉम्बिनेशन से तो वाटर बन जाएगा, और वाटर जरूर निकलना है, और एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। इस सॉलिड सब्सटेंस को हम कहते हैं साल्ट, यानी लवण। ठीक है बच्चों। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ठोस पदार्थ बनता है, इसे ही हम कहते हैं लवण। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन के माध्यम से देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन इज, यहाँ पे कोई अम्ल लिया, अब के हम ले लेते हैं, अब की बार हम ले लेते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3, और इसकी क्रिया करा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक क्षार है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ठोस पदार्थ बनेगा, इसको ही हम लवण कहेंगे। देखिए, H और OH के कॉम्बिनेशन से तो वाटर बन जाएगा H2O, और बचा हुआ क्या है? KNO3, तो यहाँ से बन जाएगा KNO3, और KNO3 को कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों, जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ये क्या है? ये एक प्रकार का लवण है। ठीक है, ये एक लवण है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ठोस पदार्थ बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 प्लस, और यहाँ पे कोई क्षार ले लेते हैं। क्षार क्या लेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NH4OH। देखिए, ये अम्ल है और ये क्या है? ये क्षार है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनेगा? एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, एक ठोस पदार्थ बनेगा, जिस ठोस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। तो देखिए, H2 और OH के कॉम्बिनेशन से तो वाटर बन जाएगा H2, बचा क्या? NH4 बचा और SO4 बचा, तो यहाँ से बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का ट्वाइस SO4। क्या होता है? NH4 का ट्वाइस SO4। तो बच्चों, अब देखिए, यहाँ पे देखिए NH4 का ट्वाइस है, तो NH4 के 2 एटम है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी आप 2 कर दीजिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए।
तो 2NH4OH, यहाँ पे NH4 का ट्वाइस SO4, NH4 के एटम इक्वल है दोनों साइड। अब देखते हैं H के कितने, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और यहाँ पे भी 2 है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, इधर कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों साइड जो है ये इक्वल हो चुकी है, और ये किसका फॉर्मूला है, अमोनियम सल्फेट। NH4 से अमोनियम होता है और SO4 से होता है सल्फेट। क्या होता है, SO4 से सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट ये लवण है। तो जब भी हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराएंगे तो एक ठोस पदार्थ बनेगा, इस ठोस पदार्थ को ही हम लवण कहेंगे। अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक क्षार लिया KOH और एक अम्ल लिया इसके साथ में हाइड्रोजन साइनाइड। क्या लिया, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें H+ आयन उपस्थित है तो ये क्षार है, OH नेगेटिव आयन उपस्थित है, ये बेस है। तो अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जली तो बनता है। तो देखिए H और OH के कॉम्बिनेशन से तो बन जाएगा वाटर। अब बचे हुआ क्या है, KCN। क्या बचा हुआ है, KCN। KCN को क्या कहते हैं, पोटेशियम साइनाइड। क्या कहते हैं, K से पोटेशियम होता है और CN से साइनाइड। जो साइनाइड होता है बहुत खतरनाक जहर होता है। ठीक है, पोटेशियम अगर आदमी इसको चख ले तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, हो क्या सकती है, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वो भगवान को प्यारा हो जाएगा अगर पोटेशियम साइनाइड को चख लेगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से क्या बना, पोटेशियम साइनाइड प्लस वाटर बना। जो पोटेशियम साइनाइड बना इसको ही हम लवण कहेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण ही बनता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो साल्ट एंड वाटर बनेगा, लवण और जल बनेगा। ठीक, चलिए अब लवण के प्रकार देख लेते हैं कि लवण कितने प्रकार का होता है विद एग्जाम्पल। और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लवण के प्रकार, तो लवण बच्चे लवण 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। लवण के कितने प्रकार होते हैं, लवण के 6 प्रकार होते हैं और इन 6 प्रकारों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहला प्रकार सामान्य लवण, इसको ही कहते हैं हम सरल लवण। ठीक है, तो सामान्य लवण या फिर सरल लवण किसे कहते हैं, तो वे लवण जिसमें H+ तथा OH नेगेटिव आयन उपस्थित नहीं होते। वे लवण जिसमें H+ तथा OH नेगेटिव आयन उपस्थित नहीं होते उन्हें हम सरल लवण या फिर सामान्य लवण कहते हैं। वे लवण जिसमें H+ तथा OH नेगेटिव आयन उपस्थित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण या फिर सरल लवण कहते हैं। जैसे अभी बनाया था हमने NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCN पोटेशियम साइनाइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, FeSO4 फेरस सल्फेट, NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। देखिए इसमें H+ आयन उपस्थित नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि इसमें H हाइड्रोजन आ रहा है तो ये अम्लीय लवण हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। NH4 में से जो H+ है ये आयनित नहीं होता है, ये H+ जो है ये टूटता नहीं है। ठीक है, यहाँ से H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए कैसा लवण है, ये सरल लवण है, इसमें H+ आयन उपस्थित नहीं है। NH4 का ट्वाइस SO4 और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, एंड Al2SO4 का थ्राइस ETC।
ये सभी सिंपल साल्ट है, ये सभी सामान्य लवण है, ये सभी सरल लवण है। और सरल लवण की पहचान क्या है? सिंपल साल्ट की पहचान ये है कि इसमें H+ तथा OH नेगेटिव आयन उपस्थित नहीं होते। देखते हैं कैसे। NaCl में कहीं पर भी ना तो H+ है ना OH नेगेटिव आयन है, तो ये सिंपल साल्ट है। KCl जो है ये क्या है? KCl जो है ये भी सिंपल साल्ट है। क्यों? ना तो इसमें H+ आयन उपस्थित है ना OH नेगेटिव आयन उपस्थित है। ऐसे ही इसमें, ठीक है, वे लवण जिसमें H+ तथा OH नेगेटिव आयन उपस्थित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। और लवण कैसे? जैसे NaCl है, तो NaCl जो बनता है जब एक एसिड होता है और एक बेस होता है, उनकी रिएक्शन से बनता है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब NaCl बनता है। देखते हैं कैसे। Na है तो इसमें NaOH होगा, प्लस Cl है तो इसमें HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो NaOH ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है? एक अम्ल है। तो क्षार और अम्ल या अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल ही तो बनता है। ठीक है, तो ये जो NaCl है ये NaOH और HCl की क्रिया से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये क्या है? लवण है। और ये किस प्रकार का लवण है? सामान्य लवण है। और सामान्य लवण की पहचान क्या है? ना तो इसमें H+ आयन उपस्थित होने की और न ही OH नेगेटिव आयन उपस्थित होने की। ऐसे ही जो KCl है, KCl ये किससे मिलकर बना हुआ है? K आया हुआ है तो KOH, इसमें होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार, और Cl है तो HCl क्षार होगा इसमें। HCl और KOH के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है KCl। और KCl, KOH और HCl, MgCl2, इसमें Mg, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें ये बताइए कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है? इसमें Mg आया हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, प्लस इसमें Cl आया हुआ है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए MgCl2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, MgCl2, और प्लस में क्या बचा? 2H2। तो ये जितने भी लवण हैं ये अम्ल और क्षार की क्रिया से मिलकर बने हुए हैं। जो लवण होते हैं वे अम्ल और क्षार की क्रिया से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो कोई भी साल्ट हो। ठीक है, सेकंड इज अम्लीय लवण। वे लवण जिनमें H+ आयन उपस्थित होते हैं, जैसे KHSO4, NaHSO4, etc। देखिए इसमें H+ आयन उपस्थित है और इसमें भी H+ आयन उपस्थित है, तो किस प्रकार के लवण है? अम्लीय लवण है। इसका नाम होगा पोटेशियम बाइसल्फेट। KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट, या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे इसका नामकरण हो जाएगा सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो अम्लीय लवण क्या होगा? वे लवण जिसमें H+ आयन उपस्थित होंगे वे अम्लीय लवण ही होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम क्षारीय लवण को। वे लवण जिनमें OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं,
क्या होते हैं? वे लवण जिनमें OH निगेटिव आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षारीय लवण। जैसे MgOHCl, CuOHCl ETC, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ये सभी क्या है? ये क्षारीय लवण है क्योंकि इसमें OH निगेटिव आयन उपस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण क्या होता है? दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाने पर मिश्रित लवण बनता है। इसमें क्या होगी? एक या एक से अधिक धनायन अथवा ऋणायन होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट एंड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण भी इसे ही कहा जाता है। तो विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? ये एक मिश्रित लवण है, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम सल्फेट ये भी क्या है? एक प्रकार का मिश्रित लवण है। तो वे लवण जिसमें एक से अधिक धनायन अथवा ऋणायन होंगे, जैसे Na है तो Na+ होगा, K आ रहा तो K+ होगा, और SO4 आया हुआ है तो SO4-2 होगा, ठीक है। तो वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन अथवा ऋणायन होंगे या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाने पर जो लवण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। और ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोडियम पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट इज द्विक लवण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल साल्ट। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द्विक लवण किसको कहते हैं? देखिए, द्वि माने होता है दो, और लवण द्विक लवण दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाने पर द्विक लवण बन जाता है। और दो सामान्य लवणों को, दो सिंपल साल्ट्स को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? द्विक लवण बनता है, डबल साल्ट बनता है। देखते हैं कैसे। और देखिए, जब द्विक लवण को जल में घोला जाता है तो वह अपने मूल लवणों के आयनों में टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मूल लवणों के आयनों में टूट जाते हैं। मतलब जिन लवणों से मिलकर ये बना है डबल साल्ट, उन लवणों के आयनों में ही टूट जाएंगे जब इन्हें जल में घोला जाता है। मैं कुछ सामान्य लवणों को यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इनके कॉम्बिनेशन से डबल साल्ट बनाएंगे। सामान्य लवण, ठीक है, जैसे KCl, MgCl2, और यहाँ पे ले लेंगे हम दूसरा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और Al2SO4 का थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। Al2SO4 का थ्राइस है बच्चों, क्या है? Al2SO4 का थ्राइस। नेक्स्ट ले लेंगे सामान्य लवण, क्या लेंगे? FeSO4 फेरस सल्फेट, और एक और ले लेंगे NH4 का ट्वाइस SO4। तो डबल साल्ट किसे कहते हैं? दो सामान्य लवणों को आपस में मिलाने पर क्या बन जाता है? डबल साल्ट बन जाता है, द्विक लवण बन जाता है। और द्विक लवण की परिभाषा क्या होगी? दो सामान्य लवणों को या दो सरल लवणों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? द्विक लवण बनता है। और द्विक लवण को जब जल के अंदर रिजोल्व किया जाता है, जल के अंदर घोला जाता है, तो वह अपने मूल लवणों के आयनों में टूट जाता है, जिससे वह मिलकर बना होता है। देखिए, हमने क्या कहा? डबल साल्ट कैसे बनेगा? दो सामान्य लवणों को आपस में मिलाने पर इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, तो यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार होगा, KCl × MgCl2, और जल के मॉलिक्यूल आपको याद रखने हैं 6H2। ये बन जाएगा कार्नेलाइट का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? KCl MgCl2 × 6H2, ठीक है। दो सामान्य लवणों को मिलाने पर क्या बनता है? द्विक लवण। तो ये डबल साल्ट है क्योंकि इसमें 2 लवण आए हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड भी और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड भी, और दोनों के दोनों सिंपल साल्ट है।
तो दो सिंपल साल्ट्स को मिला करके जो लवण तैयार होता है उसे हम डबल साल्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इन दो को मिलाओगे तो इनके कॉम्बिनेशन से भी डबल साल्ट ही बनेगा। जैसे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एंड Al2SO4 का थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, और जल के मॉलिक्यूल याद रखने हैं 24H2, और ये बन जाएगा फिटकरी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? फिटकरी। तो फिटकरी क्या है? एक डबल साल्ट है, एक द्विक लवण है। दो सामान्य लवणों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? द्विक लवण बन जाता है। ऐसे ही जब हम इसको आपस में मिलाएंगे FeSO4 इंटू NH4 का ट्वाइस SO4, और जल के मॉलिक्यूल आपको याद रखने 6H2, ये फॉर्मूला बन जाएगा फेरस अमोनियम सल्फेट। किसका? फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसे हम मोहर लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोहर लवण। कहीं कहीं पर मोहर लवण भी लिखा रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं? मोहर साल्ट, मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट। किस प्रकार के लवण है? तीनों की तीनों डबल साल्ट है, क्योंकि दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाने पर बन रहे हैं। तो दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाने पर जो लवण तैयार होते हैं उन्हें हम डबल साल्ट कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संकर लवण। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बच्चों, जो संकर लवण होता है ये भी दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को आपस में मिलाने पर ही बनता है, और द्विक लवण भी दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को आपस में मिलाने पर ही बनता है। लेकिन इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जब हम द्विक लवण को जल में रिजोल्व करते हैं, जल में घोलते हैं, तो वह अपने मूल लवणों के आयनों में टूट जाता है, जिनसे वह मिलकर बना होता है। लेकिन इस भाई साहब जो संकर लवण है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जब इसे जल में घोला जाता है तो यह मूल लवणों के आयनों में नहीं टूटता बिल्कुल भी। ठीक है, इसकी खास क्वालिटी है, जिन लवणों से मिलकर ये बनता है उन लवणों के आयनों में नहीं टूटता है, बल्कि अलग से गुण अपने व्यक्त करता है। इसमें अपने मूल लवणों के गुण नहीं होते जिनसे यह मिलकर बना होता है, और ये भी सामान्य लवणों से मिलकर बनता है। जैसे एक सामान्य लवण ले लेंगे हम KCN पोटेशियम साइनाइड, और दूसरा ले लेंगे फेरस साइनाइड FeCN2। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराना है हमें। जो KCN है इसके 4th एटम पार्ट लेंगे संकर लवण को बनाने में, इसके पोटेशियम साइनाइड के 4 परमाणु भाग लेंगे, और प्लस में FeCN2 का एक ही अणु चल जाएगा FeCN2। ठीक है, तो पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? के कितने परमाणु हैं? 4, K4 बन जाएगा। ठीक है, और Fe सिंगल एटम है, और CN के कितने? 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, CN6, K4 FeCN6। इसे कहते हैं बच्चों पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या कहते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये किस प्रकार का लवण है? ये संकर लवण है। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे पोटेशियम साइनाइड को। अगर आदमी पोटेशियम साइनाइड को चख ले, चखने के बाद में देखिए मुंह के अंदर थोड़ी बहुत जल की मात्रा होती है, तो पोटेशियम साइनाइड को जब जल के अंदर रिजोल्व करेंगे तो यह K+ और CN- आयन में टूट जाएगा, जो कि एक जहर है। अगर आदमी इसको चख ले तो आदमी खत्म हो जाएगा, आदमी की मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही जब फेरस साइनाइड को चखेगा तो ये भी CN- आयन में टूट जाएगा। अगर आदमी इसको चख ले तो आदमी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड को चख ले तो आदमी का क्या है? आदमी की मृत्यु नहीं होती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को चखने से ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यह CN- आयन में नहीं टूटता है। ठीक है, तो जिन लवणों से मिलकर ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना, यह उनके गुण व्यक्त नहीं करता है, लेकिन इसके पास खुद के गुण होते हैं। ठीक है, यह एक जहर नहीं है, जबकि पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड जिससे यह मिलकर बना है
जिनसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलकर बनाए हुए जहर होते हैं, लेकिन पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक जहर नहीं है। ठीक है, क्या है मेन डिफरेंस है। जब द्विक लवण को जल के अंदर रिजोल्व करेंगे तो वह अपने मूल लवणों के आयनों में टूट जाएगा, लेकिन संकर लवण अपने मूल लवणों के आयनों में नहीं टूटता है। ये आपको बात याद रखनी है। तो 6 के 6 पार्ट आपके साल्ट के हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। नोट पॉइंट, आपको हमने बताया अभी कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, लवण प्लस जल बनता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं बच्चों उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे हम कोई अम्ल लेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल लिया, कोई क्षार ले लेंगे यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इनकी क्रिया से लवण और जल बनेगा। तो NO3 और K के कॉम्बिनेशन से KNO3 बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस में H और OH के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, H2O। तो पोटेशियम नाइट्रेट ये क्या है, लवण है। ठीक है, ये क्या है, वाटर है। ये क्या है, अम्ल है, और ये क्षार है। तो अब देखिए यहाँ से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार की क्रिया से एक अम्ल लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और एक क्षार लिया यहाँ पे NaOH। अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ऊष्मा निकलती है तो यहाँ से क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा NaCl प्लस H2O, और प्लस में जो हीट है वो भी रिलीज होगी, ऊष्मा कहते हैं जिसको, या फिर ऊर्जा। और इस हीट की वैल्यू होती है 13.7 किलो कैलोरी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अम्ल और क्षार की क्रिया से कितनी ऊष्मा निकलती है, 13.7 किलो कैलोरी। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ऊष्मा निकलती है इसी को ही कहते हैं हम उदासीनीकरण ऊष्मा, और इसका मान होता है 13.7 किलो कैलोरी। कितना होता है, 13.7 किलो कैलोरी। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से जो ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लवणों से रिलेटेड जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लवणों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, लवणों की प्रकृति। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी लवण अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, या इस लवण की प्रकृति जो भी आपको दिया जाएगा एग्जाम में उसकी प्रकृति कैसी है। सपोज करिए आपको ये दे दिया कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बताइए इसकी नेचर कैसी होगी, इसकी प्रकृति बताइए, ये अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, इसकी जो नेचर है वो एसिडिक होगी या फिर बेसिस होगी, ये आपको बताना है। तो कैसे आप बताएंगे, तो आपको इतना तो पता ही है कि कोई भी जो साल्ट होता है वो अम्ल और क्षार की क्रिया से मिलकर बना होता है। और हमने आपको ये लिखवाए थे, कुछ प्रबल अम्ल भी लिखवाए थे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपको लिखवाए थे। दुर्बल अम्ल भी आपको लिखवाए थे, वीक एसिड, और दुर्बल क्षार भी आपको लिखवाए थे। तो आपने याद कर लिया होगा लास्ट वीडियो में से। प्रबल अम्ल कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों की तीनों क्या है, ये प्रबल अम्ल है। ऐसे ही प्रबल क्षार होते हैं KOH और NaOH। ठीक है, दुर्बल अम्ल जैसे H2CO3
H2CO3 कार्बोनिक एसिड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, जिसका प्रयोग सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ऐसे ही जैसे HCl और CH3COOH, CH3COOH etc, ये सभी दुर्बल अम्ल है। और दुर्बल क्षार जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड CuOH का ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड etc। अम्ल में हमने आपको एक बात कॉमन बताई थी कि H+ आयन उपस्थित होता है, और क्षारों में एक बात कॉमन होती है कि उनमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होता है। अब सवाल ये है कि हम लवणों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं और प्रबल क्षार किसे कहते हैं, और दुर्बल अम्ल या इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वे अम्ल जो अधिक मात्रा में H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन या फिर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? जो H+ आयन को कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और प्रबल क्षार किन्हें कहेंगे हम? वे क्षार जो अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो उस लवण के अंदर जो भी अम्ल होगा, या प्रबल अम्ल हो या फिर दुर्बल अम्ल हो, और जो भी क्षार होगा, प्रबल क्षार हो या फिर दुर्बल क्षार, उनके बेस पर हम इनकी नेचर को फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे। अगर हम इसकी बात करें Na2CO3 की, तो इसमें Na आया है, और Na किस में होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार में होता है। तो Na2CO3 में देख लेते हैं कि यह किस प्रकार के अम्ल और किस प्रकार के क्षार से मिलकर बना होता है। Na आया है इसमें, तो NaOH से मिलकर बना होगा, और इसमें CO3 आया है, और CO3 किस अम्ल में होता है? H2CO3 में होता है। ये क्या है? NaOH, ये प्रबल क्षार है, और ये H2CO3 क्या है? ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है बच्चों। तो Na2CO3 का निर्माण कैसे हुआ? एक दुर्बल अम्ल H2CO3 से और एक प्रबल क्षार NaOH से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ है। तो देखिए इसमें आप एक बात बताइए, Na2CO3 को बनाने में प्रबल क्षार है जो कि अधिक मात्रा में है, और दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में है। तो इसका जो विलयन है, इसका जो जलीय विलयन है, वो कैसा होगा? वो होगा क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय, क्योंकि इसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? क्षार की मात्रा ज़्यादा है। कोई भी लवण प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बन रहा होगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रबल अम्ल HCl HNO3 H2SO4, और प्रबल क्षार KOH NaOH, दुर्बल अम्ल H2CO3 HCN और CH3COOH, दुर्बल क्षार NH4OH MgOH का ट्वाइस और CuOH का ट्वाइस etc। जैसे हमने नेक्स्ट साल्ट लिया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी प्रकृति बताइए, इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी या क्षारीय होगी? तो देखिए इसमें Na आया हुआ है, तो इसमें क्षार होगा NaOH, और यहाँ पे HCO3 आया है, तो इसमें अम्ल होगा H2CO3। ये प्रबल क्षार होता है कि नहीं? और ये क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रबल क्षार NaOH और दुर्बल अम्ल H2CO3 से मिलकर बना हुआ है, इसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा है, क्षार प्रबल है, स्ट्रोंग है, इसलिए इसकी नेचर भी कैसी होगी? इसकी नेचर भी क्षारीय होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं। जैसे हमने कोई यहाँ पे साल्ट लिया पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड, इसकी प्रकृति बताइए कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा अम्ल है और कौन सा
क्षार है, तो के आया हुआ है तो इसमें क्षार होगा KOH, और CN आया हुआ है तो इसमें अम्ल होगा HCN। KOH ये प्रबल क्षार होता है, क्या होता है? प्रबल क्षार होता है, और HCN ये दुर्बल अम्ल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम साइनाइड को बनाने के लिए प्रबल क्षार KOH और दुर्बल अम्ल HCN की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें जो क्षार है वो स्ट्रॉन्ग है, वो प्रबल क्षार है, क्षार की मात्रा अधिक है, तो इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होगी? पोटेशियम साइनाइड की प्रकृति भी क्षारीय होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लवण की प्रकृति नेचर ज्ञात करने के लिए आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और कोई भी लवण किस प्रकार के अम्ल और किस प्रकार के क्षार से मिलकर बना हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है उसकी नेचर, ठीक है। अगर क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो अम्लीय होगा। देखते हैं कैसे, एक उसको भी देख लेते हैं कि जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी। इसको मैं साफ कर देता हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, NH4Cl, NH4Cl इसे कहते हैं बच्चों अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड। NH4 से अमोनियम होता है और Cl से क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, और इसे ही कहते हैं हम नौसादर। अब बताइए इसकी प्रकृति अम्लीय होगी या क्षारीय? देखिए NH4Cl है ना, ये NH4 आया हुआ है तो इसमें क्षार होगा NH4OH, होगा कि नहीं होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और Cl आया हुआ है तो इसमें अम्ल होगा HCl, क्योंकि जो लवण बनता है वो अम्ल और क्षार से ही तो मिलकर बनता है, क्षार फिर अम्ल से मिलकर बनेगा। अब देखिए इसमें NH4OH ये क्या है? दुर्बल क्षार है, इसमें क्षार की मात्रा कम है, क्षार कमजोर है, इसमें दुर्बल वीक बेस है। और HCl ये प्रबल अम्ल है, क्या है बच्चों? प्रबल अम्ल है। तो NH4Cl के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए NH4Cl की प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति होगी अम्लीय, ठीक है, क्योंकि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या नौसादर एक दुर्बल क्षार NH4OH और प्रबल अम्ल HCl का मिश्रण होता है। इसमें प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसका जलीय विलयन भी कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो NH4Cl की जो प्रकृति होती है बच्चों, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और उससे पहले नोट पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट फर्स्ट, देखिए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, इनकी प्रकृति होती है बच्चों क्षारीय। इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हमने MgO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ठीक, सोडियम ऑक्साइड लिया Na2O ETC। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, और धातुओं के हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय होते हैं। जैसे धातु MgS का हाइड्रोक्साइड होगा MgOH का ट्वाइस, तो इनकी प्रकृति भी क्षारीय होगी। धातुओं के ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो ये नहीं देखेंगे हम किस OH निगेटिव आयन आएगा तभी ये क्षार होगा, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। धातुओं के अगर ऑक्साइड है तो इनकी प्रकृति क्षारीय होगी। नोट पॉइंट नंबर 2, देखिए NH3 जो अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस, इसकी प्रकृति बताइए अम्लीय होगा, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी या फिर क्षारीय होगी? तो NH4 की प्रकृति NH3 अमोनिया गैस की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए इसको जल में रिजोल्व कर दो आप। NH3 को जल में घोल दीजिए, तो जब NH3 जल में घुल जाती है तो एक प्रकार का क्या बनाती है? क्षार बनाती है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनिया गैस को जब जल में घोला जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो कि एक प्रकार का क्षार है। तो अमोनिया गैस की प्रकृति भी कैसी होगी बच्चों? क्षारीय होगी। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अमोनिया गैस की प्रकृति बताइए, क्षारीय होती है। जब इसे जल में घोला जाता है तो ये क्षार का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं बच्चों। जैसे कोई अधातु हमने सल्फर ली तो सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड होगा, और एक अधातु और ली हमने फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्साइड P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होगा। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो SO2 गैस जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। यह है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। ऐसे ही होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटा। 5 के लिए हम पेंटा का प्रयोग करते हैं, O से बनता है ऑक्साइड, और 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं हम। जैसे SO2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि ये धातु के ऑक्साइड है। सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इनकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। हमने आपको बताया था कि जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, उसको आपको याद रखना है। देखिए, क्रोमियम मेटल होती है, क्रोमियम Cr, क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है Cr2O3, क्या होता है? Cr2O3। इसे हम कहेंगे क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड होते हुए भी इसकी प्रकृति होती है अम्लीय बच्चों। ये आपको याद रखना है, ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। नंबर 5, कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जिनके ऑक्साइड कभी कभी अम्लीय गुण भी व्यक्त करते हैं, कभी कभी क्षारीय गुण भी व्यक्त करते हैं। तो ऐसे गुणों को हम कहते हैं उभयधर्मी। ऐसी धातुओं को क्या कहते हैं? उभयधर्मी। ठीक है, कुछ धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। इसमें कुछ मेटल्स आ जाती हैं, जैसे कि देख लेते हैं इनको भी। कुछ धातु जैसे कि एल्युमिनियम है और जिंक है और जी PBL लेड, ये 3 टाइप की मेटल्स ऐसी होती हैं, इनके जो बच्चों ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये कभी कभी अम्लीय गुण भी व्यक्त करते हैं, कभी कभी क्षारीय गुण भी। जैसे Al ले लेते हैं इसमें, तो Al से क्या बनेगा? Al2O3। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी होगी इसकी प्रकृति, कभी कभी अम्लीय तो कभी कभी क्षारीय। ऐसे ही Zn है जिंक, तो Zn से क्या बनेगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसकी प्रकृति कैसी होगी? कभी कभी अम्लीय तो कभी कभी क्षारीय। कहने का मतलब उभयधर्मी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, जो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, कुछ धातु, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल होती है क्रोमियम Cr2O3, इसका ऑक्साइड क्या होगा? क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। और इसका जो ऑक्साइड है क्रोमियम ऑक्साइड, इसकी प्रकृति अम्लीय है। धातु के ऑक्साइड होते हुए भी इसकी प्रकृति अम्लीय है, जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये आपको नोट करना है। कुछ धातु ऐसी होती हैं जैसे एल्युमिनियम और जिंक, Zn और Pb लेड सीसा, इसका ऑक्साइड कैसे होता है? उभयधर्मी। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, कुछ लवणों की निर्माण विधि। कुछ लवणों की निर्माण विधि। सबसे पहला शार्ट ले लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर, इसे ही हम कहते हैं विरंजक चूर्ण, और इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब देखिए, और फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2। ये फॉर्मूला कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होता है CaOCl/Cl, ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है CaOCl/Cl। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, और विरंजक चूर्ण इसका सामान्य नाम होता है, और फॉर्मूला होता है CaOCl2। बनाने की विधि क्या है इसकी? बनाने की विधि और यहाँ से ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो जब भी बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से क्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जब बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस, जब ये क्लोरीन गैस के साथ में क्रिया करेगा और क्रिया करके बना देगा एक साल्ट, जिसे हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और यहाँ से क्या बनेगा, देखिए ये OH का ट्वाइस है और इसमें से एक O इसके साथ में ले लेंगे CaO और Cl2, प्लस में क्या बचा हुआ है H2O। तो जब भी सूक्ष्म बुझा चूना क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और यहाँ से एक प्रश्न भी बन सकता है कि क्या होता है जब बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करता है। तो जब भी बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। और इस विधि को हम कहते हैं, इस विधि का नाम है हेज़ेन-क्लेवर विधि। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हेज़ेन-क्लेवर विधि। तो जब भी बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ में क्रिया करेगा, ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का ट्वाइस, इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब भी बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि जब बुझा हुआ चूना कौन सी गैस से क्रिया करता है जिससे कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है? तो होती है गैस क्लोरीन गैस। अच्छा जी, और यूज किस में किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का? सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है, सुंदरता बढ़ाने में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कागज को चिकना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल को साफ करने में, जल को जीवाणु रहित बनाने में, जल को साफ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जल को साफ करने में या जल को जीवाणु रहित बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड को देख लेते हैं, नेक्स्ट साल्ट को देख लेते हैं। अब ले लेते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे ही कहते हैं हम खाने का सोडा, इसे ही कहते हैं हम बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा। फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3 और इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? प्रकृति क्षारीय, ठीक है। अब बनाने की विधि देख लेते हैं। बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या है इसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट की बनाने की विधि ये होती है, देखिए बनाने की विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट की बनाने की विधि, जब हम सोडियम कार्बोनेट को, जिसे हम कपड़े धोने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में H2O कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? खाने का सोडा बनेगा। और खाने के सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3।
तो सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या बन जाता है? खाने का सोडा बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हम जिसको बोलते हैं, या फिर बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बन जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। और इसकी यूज, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? देखिए, इसको हम खाने का सोडा कहते हैं। तो इसका प्रयोग भोज्य सामग्री जितनी भी होती हैं, भोज्य सामग्री में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग भोज्य सामग्री में किया जाता है, जैसे रसगुल्लों को फुलाने में, ब्रेड बनाने में। और इसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है। तो पेट की अम्लता को दूर करने में खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है, रसगुल्लों को फुलाने में किसका प्रयोग होता है? खाने के सोडे का। और जो अग्निशामक यंत्र होते हैं या फिर आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, तो आग बुझाने वाले यंत्रों में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। अगर इसको हमने कच्चे दूध में मिला दिया तो वह देर से फटेगा, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, कंप्लीट नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इंटू 10H2। ठीक है, और इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, हिंदी में कपड़े धोने वाला सोडा। बनाने की विधि क्या है इसकी? देखिए, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दोगे, खाने के सोडे को गर्म करने पर ही सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। तो इसको आप गर्म कर दीजिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, प्लस में जल बनेगा H2, और प्लस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो खाने के सोडे को गर्म करने पर ही क्या बनता है? वॉशिंग सोडा बनता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसे हम कपड़े धोने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है, गुड़ शक्कर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके यूज देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट की यूज देख लेते हैं। कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है, कपड़े धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, जिन्हें अग्निशामक यंत्र कहते हैं, अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड इज, किस में किया जाता है और इसका प्रयोग? बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने में, खाने का सोडा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4, गुड़ शक्कर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गुड़ शक्कर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट साल्ट को देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसे ही हम कहते हैं नौसादर। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों? और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। बनाने की विधि देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर, HCl पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने से
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने से अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है NH4Cl। ठीक है, बहुत आसान है बनाने की विधि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर जब भी अमोनिया गैस को पासिंग कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर जब भी हम अमोनिया गैस को पासिंग कराएंगे या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर अमोनिया गैस को प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, नौसादर बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसे हम नौसादर कहते हैं, इसे अमोनियम क्लोराइड। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। यूज किस किस चीज़ में किया जाता है, सबसे पहला यूज किया जाता है इसको औषधि के रूप में, औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नहीं लिखते, ऊध्रपातज पदार्थ के रूप में, ऊध्रपातज पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऊध्रपातज पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ऊध्रपातज पदार्थ क्या है। ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं हम ऊध्रपातज पदार्थ। और यह क्रिया जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले, जब कोई पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं हम ऊध्रपातज पदार्थ। और यह क्रिया ऊध्रपातन क्रिया कहलाती है। इसको भी आप समझिए, ऊध्रपातन क्रिया क्या होती है। ऊध्रपातन क्रिया वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, बिना द्रव अवस्था में बदले। वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में और गैस से सीधा ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है ऊध्रपातन क्रिया। और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊध्रपातज पदार्थ। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऊध्रपातज पदार्थ। तो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है ये ऊध्रपातज पदार्थ है, ये द्रव अवस्था में नहीं बदलता। जब इसको गर्म किया जाता है तो गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है, और जब इसकी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में और गैस अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में बदले, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊध्रपातज पदार्थ। और यह क्रिया कहलाती है ऊध्रपातन क्रिया। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है POP। क्या होती है, POP। फॉर्मूला होता है इसका CaSO4 इंटू हाफ H2। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 2CaSO4 इंटू H2। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2 या फिर 2CaSO4 इंटू H2। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। हाफ होता है हेमी, और वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट रासायनिक नाम होता है, अणुसूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2 या फिर 2CaSO4 इंटू H2। ठीक है, इसे POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनाने की विधि क्या है इसकी, बनाने की विधि, बनाने की विधि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। ये बच्चों जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जिप्सम। ये कठोर पदार्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह। तो जिप्सम को गर्म करने पर, जिप्सम को गर्म करने पर ही प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, POP प्राप्त होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2, आधे जल के अणु तो इसमें ही आगे बचे कितना, 1.5 को हम लिख देंगे 3/2 H2O। 3/2 को 1 से ही 1/2 भी लिख सकते हैं।
तो जिप्सम को गर्म करने पर ही पीओपी प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, दीवारों को मजबूत बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दीवारों को मजबूत बनाने में, दीवारों को स्ट्रॉन्ग बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और सजावट के रूप में भी पीओपी का प्रयोग किया जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ये दोनों सूत्र होते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2CSO4 × H2 या फिर CSO4 × ½ H2। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है। बनाने की विधि क्या होती है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CSO4 × 2H2। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, CSO4 × ½ H2 प्लस 3/2 H2 या 1 से 1/2। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये नमी से क्रिया करके कठोर हो जाता है, और कठोर पदार्थ किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? देखिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जब ये नमी यानी जल से रिएक्शन करेगा तो जिप्सम ही बना देता है। ये क्या बना देता है? जिप्सम कठोर पदार्थ है। तो जिप्सम के बनने के कारण यह कैल्शियम सल्फेट जो होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है, ये नमी से क्रिया करके कठोर सब्सटेंस बना देता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम के कारण ही कठोरीकरण आ जाता है कैल्शियम सल्फेट में। उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।